ये देखो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन में आवेश और उसका द्रव्यमान एम उसके रेशियो, बात समझ में आया, को ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया था। कौन थे? ब्रिटिश फिजिसिस्ट, मतलब ब्रिटिश फिजिशियन ये जे थॉमसन ने। जे कौन? थॉमसन ने कितना 1897 में इलेक्ट्रॉन पे आवेश और उसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान मास का रेशियो ज्ञात किया था। बात समझ में क्या ज्ञात किया था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके द्रव्यमान का रेशियो ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? जे थॉमसन ने। कब ज्ञात किया था? 1897 में। किसकी सहायता से ज्ञात किया था? बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब नामक उपकरण की सहायता से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके द्रव्यमान यानी एम के संबंध में क्या किया था? रेशियो प्राप्त किया था। ये देखिए इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब, ये दिखाई दे रहा है आपको, कैथोड रे ट्यूब। फिर इसका संरचना वही क्या होगा? ये कैथोड हो जाएगा और ये एनोड हो जाएगा। याद होगा आपको, जब हम क्या करते हैं बहुत कम विभवांतर, क्या करते हैं बहुत कम वायु दाब देते हैं और उसपे क्या करते हैं उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं, उच्च विभवांतर वोल्टेज आरोपित करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये है कैथोड, यह है एनोड, ये छिद्रित है। कैथोड और क्या? एनोड। तो एक प्रकार क्या निकलती है? किरण निकलती है। क्या निकलती है? किरण निकलती है। तो चूंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कैथोड से निकली थी किरण, तो उसका हम नाम रखे थे कैथोड रे। तो कैथोड रे निकलती है। बात समझ में आया? अब ये जो किरण है जब आगे चलती है तो फिर यहाँ देखो ऐसे स्क्रीन की तरह से बनाया गया। अब कैथोड की दिशा जानने के लिए यहाँ पे जो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड लगा दिया गया था। क्या लगाया गया था? जिंक सल्फाइड। हमेशा याद रखना, जिंक सल्फाइड जब भी कोई किरण होगी टकराएगी चमक उत्पन्न करने के लिए यही घटना घटती है, तो जिंक सल्फाइड लगा दिया। क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड लगा दिया। अब ये जिंक सल्फाइड पर क्या करते हैं? जैसे कैथोड किरण टकराती है तो चमक उत्पन्न करती है। बात समझ में आया? क्या चमक उत्पन्न करती है? चमक उत्पन्न करती है। किस पर टकराने से? जिंक सल्फाइड पर के लेप पर। बात समझ में आया? तो उन्होंने जे थॉमसन ने, अब इस पे देखो क्या किया, यहाँ पे दो चीजें आरोपित किया। ध्यान से देखना, यहाँ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या लगा? ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब हम इस पे क्या करेंगे, वो करंट सप्लाई करेंगे तो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये विद्युत का एक क्या है इफेक्ट है कि जब कहीं भी क्या करते हैं विद्युत हम प्रवाहित करते हैं तो उसके ढेर सारे इफेक्ट होते हैं। तो जैसे विद्युत हम प्रवाहित करते हैं तो उसके साथ हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होने लगी। कोई भी तार में विद्युत सप्लाई हो रही हो तो कभी छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे सप्लाई कट जाए तो टच करके देखो तो कुछ गर्म महसूस होता है। बात समझ में आया? तो ये विद्युत का प्रभाव है। तो उन्होंने क्या आरोपित किया? ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिया, एनोड और कैथोड लगा दिया। वो यह करने के लिए कि क्या जब हम आरोपित करेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आया? और इसी के परपेंडिकुलर लंबवत, किसके? जो ये जो इलेक्ट्रोड लगाया गया था उसके लंबवत उन्होंने क्या लगा दिया? ये मैग्नेट लगा दिया। देखो नॉर्थ साउथ ऐसे लिखा गया है, तो ये है चुंबक। क्या है? ये चुंबक है, यानी मैग्नेट लगा दिया गया। ठीक है, अब वही काम जो मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेट में क्या होगा? मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फिर एक बात फिर समझिए, किसने? जे थॉमसन ने। कब? 1897 में। क्या किया? कैथोड किरण जो ये देखे दिखा गया है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और उसके द्रव्यमान का रेशियो ज्ञात किया। किसकी सहायता से ज्ञात किया? कैथोड रे ट्यूब की सहायता से ज्ञात किया। उन्होंने क्या किया? ये जो कैथोड रे ट्यूब है, कौन है? कैथोड रे ट्यूब है, उसमें ये दिखाई दे ये कैथोड है, ये एनोड है, छिद्रित है। जब ये क्या करें वोल्टेज विभवांतर आरोपित करेंगे तो क्या होगा? कैथोड किरणें निकलेंगी। कैथोड किरणें सीधे निकल, जब ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र नहीं आरोपित करेंगे तो
तो ये क्या हुआ, कैथोड किरण निकलती है और जाके बी बिंदु पे टकराती है। यानी कोई मार्ग में अगर न विद्युत क्षेत्र है न चुंबकीय क्षेत्र है, तो आपने पढ़ा था कि कैथोड किरण बिना विद्युत के सीधे जाती है। बात समझ में आया? तो और तो क्या करती थी, कैथोड किरण यहाँ पर सीधे जाके गिरती थी। अब कैसे पता गिरती है, इसके लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड लगा दिया था, जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया था, जिसकी वजह से जिंक सल्फाइड में लेप पड़ने की वजह से क्या करेंगे, वो चमक उत्पन्न करेंगे। बात समझ में आया? तो ये अब उन्होंने क्या किया, इसके मार्ग में यानी कैथोड किरण जिधर जाती है उसके मार्ग में ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र बना देगा। ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र बना देगा। और यहाँ पे देखिए बगल में ऐसे चुंबक लगा दिया। क्या लगा दिया, चुंबक लगा दिया। अब चुंबक लगाने की वजह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि उन्होंने किन्होंने जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के मार्ग में, किसके मार्ग में, कैथोड किरणों के मार्ग में वैद्युत क्षेत्र, कौन क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत, उसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत क्या लगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और प्रयोग अपना एक्सपेरिमेंट जारी किया। बात समझ में आया? अब उन्होंने क्या किया, अब ये देखो, अब जिसपे ये जो ए वाला बिंदु है, जब हम बिंदु यहाँ आरोपित करते हैं, इस पे आरोपित करते हैं, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र त्वरण हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र त्वरण हो जाएगा तो उन्होंने यह पाया कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो जो कैथोड किरण यहाँ जाती थी वह यहाँ दूसरी जगह चली जाती थी, ए बिंदु पे, पॉइंट ए पे। बात समझ में आया? और पॉइंट ए पे यानी कि अपने मूल मार्ग से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, डेविएट हो गई। अपने मूल मार्ग से क्या हो गई, डेविएट हो गई, विक्षेपित हो गई। क्यों? और इसमें जो विक्षेपण है, जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, या ये कह सकते हो कि यह पाया गया, उन्होंने पाया कि जिसपे जितना आवेश था, जिसपे जितना आवेश था और विद्युत फील्ड जितना ही अबाधित कर रहे थे उतना ही ज्यादा विक्षेपण हो रहा था। बात समझ में आया? यानी कि जो डिफ्लेक्शन है, जो डेविएशन है, वह डिपेंड ऑन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? तो जिसपे जितना ही आवेश था और जितना ही चार्ज लगाया गया वो उतना ही ज्यादा विक्षेपित होते थे। इसका दूसरा उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड वाला देखा, तो ये पाया कि क्या होता है कि जिसपे जिसका भार कम होता है, जिस कण का क्या होता है, भार कम होता है, उसपे विक्षेपण अधिक हुआ, और जिसपे कम होता तो क्या होता, अधिक होता, उसपे विक्षेपण कम होता था। बात समझ में आया? विक्षेपण यानी डेविएशन, अगर नहीं डेविएशन नहीं होता तो यहाँ पहुंचते, तो ये यहाँ चले जा रहे हैं या तो यहाँ चले जा रहे हैं, तो वो डिपेंड कर रहा था उसपे आवेश पर और उसके भार पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसके भार की वजह से वो आकर्षित प्रतिकर्षित होगा। बात समझ में आया? तो इसी प्रयोग के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया था, ये ई और एम का रेशियो ज्ञात किया था। तो यही आपको लिखना है डायरेक्ट, क्योंकि नीट वाली जो परीक्षा है उसमें इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब डायरेक्ट है आपका ये रेशियो से मतलब है। तो उन्होंने क्या किया था, यानी जे थॉमसन ने ये निकाला था ई अपान एम ई, ठीक है। इसका रेशियो उन्होंने कैलकुलेट किया था 1.758820 into 10 to power 11 कूलम प्रति केजी। इसको इस्तेमाल लिखना ही करता लिख जैसे लग रहा था, ऐसे इस्तेमाल लिखना, क्योंकि ऐसे ही अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छोटा ही लिखते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आपको जो डाटा याद करना है यही याद करना है कि जे थॉमसन ने जो ज्ञात किया था वह इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो है 1.758820 कूलम पर केजी। सी मतलब कूलम, सी मतलब कूलम और माइनस है इसका मतलब पर केजी।
बात समझ में आ गया? तो ये वाला रेशियो याद रखिएगा, अभी उसकी जरूरत आएगी। ठीक है, अब यही डालेंगे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक साहब थे, ये है RA मिलीकन। इन्होंने 1868 से 1953 के बीच अपना एक्सपेरिमेंट किया था। डेविस्ड ए मेथड, एक मेथड अपनाया था known as क्या हो गया, आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये है 1906 to determine the charge on the electron। ये है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। The present day accepted value of electrical charge is -1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब याद करने वाली बात है कि कौन था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने निर्धारित किया? तो ये है RA मेडिकल ने क्या किया? प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, चार्ज होता है, उसका निर्धारण किया था। बात समझ में आया? और बहुत मालूम पूछेगा था किस दौरान उन्होंने काम किया था। तो इस दौरान 1868 से 1953 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें। लेकिन स्पेशली अगर देखोगे तो ये है 1906 से 1914 तक। बात समझ में आया? तो यहां तक किया था उन्होंने। लेकिन अगर देखो तो उन्होंने जो डिसाइड किया था तो एक बात आई, देखो उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, मेथड यहाँ देखो, आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जिस प्रयोग की सहायता से क्या किया था उन्होंने? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी आवेश डिसाइड किया था, उसका नाम था आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आया? अब इसको बुझाने के लिए पूछ सकता है, हु डन
आयरन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आयरन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बात समझ में आया। और दे सकता है, टाइम दे सकता है, कब किया था, इसकी सहायता से क्या किया था, इसकी सहायता से क्या किया था। तो बता सकते हैं कि किया था आरए मिलिकन ने। क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश डिसाइड किया था, किसकी सहायता से, आयरन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से। अब एक और आगे देखोगे, उन्होंने क्या डिसाइड किया था, ये डिसाइड किया था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 -19 कूलम। बात समझ में आया। किसने डिसाइड किया था, आरए मिलिकन ने। किस एक्सपेरिमेंट की सहायता से, आयरन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से। बात समझ में आया। कितना डिसाइड किया था, -1.6 × 10⁻19 कूलम। बात समझ में आया। अब देखो उसके आगे क्या लिखा गया है, द प्रेजेंट डे, आज का जो है एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये कैलकुलेट किया था 1.6, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया, उसके और आगे ये वाला वैल्यू हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, कितना है, -1.6022 10⁻19 कूलम। बात समझ में आया। तो ये तो हालांकि देखोगे तो क्या है, अगर इसका सार्थक अंक लेंगे तो बात तो यही हो जाएगा। लेकिन अगर जहां कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, ज्यादा डिलीट करते हैं, तो वहां पे इसका इस वाले वैल्यू और इस वैल्यू में अंतर हो जाएगा। बात समझ में आया। तुम अगर अपने यूज करते हो कैलकुलेशन में तो ये ठीक है, लेकिन क्या होगा जब कैलकुलेटर और ज्यादा डिलीट वाला करना पड़ेगा तो यही वाला वैल्यू हम लोग याद करेंगे। तो हमेशा कौन वाला, यही वाला वैल्यू हम लोग उपयोग करेंगे। ये बात अलग है 10 मिनट के बाद घटा जो सार्थक अंक वाला है, कम कर लेते अलग है। लेकिन जब भी याद करेंगे, जब भी पुट करेंगे तो यही वाला वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन का। यानी कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो -1.6022 × 10⁻19 कूलम है, -19 कूलम है। तो इसी का उपयोग करते हैं। अभी इसके पहले हम लोग लिखे थे, तो ये तो आवेश हो गया इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। इसके पहले अभी हम लिखे थे, अभी देखो याद होगा तुमको, E/m हम लोग लिखे थे। थॉमसन ने किया था, क्या किया था, आवेश और मास का रेशियो निकाला था। क्या निकाला था, याद है किसी को, 1.758 इंटू 20 लिखे, 20 इंटू, अच्छा 2 और 0 इंटू 10⁻11। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ E है, आवेश है, ये कैलकुलेट हुआ है कितना, 1.6022 × 10⁻19 ये हुआ गया, और ये अपान ही हो गया। इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया गया। जैसे देखो ये यम ही नीचे है, अब यानी क्या देखो यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा E/m/E। ये देखो इसी से कैलकुलेट किया गया। क्यों, क्योंकि है ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर E, ये तो तुमको ये यहाँ डिसाइड कर लिए लोग, और यहाँ E/m डिसाइड किए, थॉमसन ने किया था। तो यहाँ से करोगे तो ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दिया गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आया आपको कितना था, E हम लिखे थे 1.6022 × 10⁻19 था, और इसका वैल्यू था क्या था, 1.758820 × 10⁻11। ठीक है। इसको अगर हल करते हो तो ये आ जाएगा, हाथ देखो तो हो जाएगा 9.1090 × 10⁻31 kg। बात समझ में आया। ठीक है। तो आपको ये वाला डाटा तो याद करना है। ये लिखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यम बराबर E/m/E, और यहां से वैल्यू रख के वो लिख दो। हम आपको डाटा यही याद करना है, 9.1090 × 10⁻31 kg।
आया निकल के, क्या आया 9.10 और उसके बाद से 90 × 10⁻31 kg। ठीक है, अब कभी कभी इसी को क्या करना, मान लो तुमको केजी में दिया है, केजी में दिया है, तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस में इसी को ग्राम में दे देगा, इसी को ग्राम में दे देगा। तो यूनिट जब देखेंगे तो उसी हिसाब से करना। बात समझ में आया भाई? किलोग्राम में तो ग्राम में बदल लोगे ना, ग्राम में तो किलोग्राम में बदल लोगे, तो उस हिसाब से यूनिट जरूर देखना आंसर को ट्रिक करने से पहले। ठीक हो गया? हेडिंग डालो, दया है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, इसके पहले डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि क्या होता है, कम दाब पर यानी कि लो प्रेशर पर कैथोड और एनोड के बीच, कैथोड और एनोड के बीच उच्च विभवांतर यानी हाई वोल्टेज आरोपित करने पर एक प्रकार क्या होती है, एक प्रकार की किरणें निकलती है। कहां से निकल रही थी? कैथोड से। कहां से निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। बात समझ गया? कैथोड से निकली थी, इसलिए उसका नाम रख दिया कैथोड रे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पढ़ा था कि उसको उन्होंने क्या किया था, एनोड को छिद्रित लिया था। एनोड को क्या किया था? छिद्रित लिया था। तो देखा कि जो कैथोड किरण निकल रही थी वो उसके आर पार जा करके और उसके पीछे जो जिंक सल्फाइड लगा था उस पे टकराकर चमक उत्पन्न करती थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो इसके आगे, ये दूसरा चीज है। उसके पहले वहां आपने लिखा था छिद्रित, क्या लिया था? एनोड लिया था, छिद्रित एनोड लिया था, सब काम वही करता। यहाँ देखो परफोरेटेड क्या लिया गया? कैथोड लिया गया था। क्या लिया गया? कैथोड लिया गया है। ठीक है, और ये है एनोड। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसके के बीच हाई वोल्टेज आरोपित करेंगे, जब इसके बीच क्या करेंगे, हाई वोल्टेज क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, तो क्या होगा, कैथोड तो निकलेंगी, कैथोड किरणें तो निकलेंगी। कहां से निकल रही थी? कैथोड से निकलेंगी। कहां से निकलेगी? कैथोड से। कैथोड किरणें तो निकल रही। बात समझ में आया? लेकिन कुछ ऐसे किरणें जो कैथोड से कैथोड के विपरीत दिशा में जाती है। किसके जाती है? कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में, जैसे जो छेद ऐसे बना है उससे जा रही थी। बात समझ में आया? फिर इस बात को समझिए, क्या किया गया, डिस्चार्जिंग ट्यूब में परफोरेटेड कैथोड ले लिया गया, एनोड ले लिया गया, उसमें विभवांतर क्या किया था, प्रेशर कम किया गया, उच्च विभवांतर आरोपित किया गया। फिर देखा गया कि जब उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं तो एक प्रकार की कैथोड से तो कैथोड किरणें निकल ही रही थी, लेकिन जो कैथोड में बने छिद्र थे
उससे कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में एक प्रकार की किरणें निकलती हैं। बात समझ में आया? कहां निकल रही थी? इसके विपरीत निकल रही थी और ये भी यहाँ जाकर क्या करेंगी? चमक उत्पन्न करेंगी। चमक उत्पन्न करने के लिए फिर वही जिंक सल्फाइड। बात समझा? चमक उत्पन्न कर रही थी तो इन किरणों का चूंकि छिद्र से जा रही थी, इसका नाम रख दिया गया कैनाल रेज। क्या नाम रख दिया गया? कैनाल रेज। इनकी प्रॉपर्टी वगैरह, इनके गुणों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि क्या थी, ये जो कैनाल रेज है, कौन कैनाल रेज है, वह क्या हो रही थी? जो कैथोड किरण थी उसके विपरीत स्वभाव वाली थी। बात समझ में आएगा? तो इनको कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज भी कहते हैं उसको, क्योंकि ये धन आवेश से मिलकर बने थे। पहले थोड़ा सा इसको बना लिए हो तो थोड़ा सा ऐसे लिखो। कैनाल रे लिख दिया गया ना, इन लोग कैनाल रे या ए नोड रेज भी कह सकते हैं, ये पॉजिटिव है ना ऐसे। Unlike cathode ray, the positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ion. ठीक हो गया? तो क्या लिखा गया है वो तो क्लियर समझ में आ गया। कैथोड के अपोजिट उनका कैरेक्टरिस्टिक देखा गया। अनलाइक, लाइक में समान, अनलाइक बने असमान, यानी कि इसके कैथोड रे, इसका जो गुण था वह कैथोड रे के विपरीत था। कैसा था? ये देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये धन आवेशित होती हैं। क्या होती है? ये धन आवेशित होती हैं। और लिखा गया डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। बात समझ में आया? इसके पहले हम लोग पढ़े थे, जब कैथोड किरणों को पढ़े थे तो दिया गया था जो कैथोड किरणें थी उनका जो नेचर था उसमें ली गई गैस पर निर्भर नहीं करता था। जो कैथोड रे ट्यूब में हम लोग उपयोग किए थे उस पर लिए गए गैस पर निर्भर नहीं करता था। जबकि ये लिखा गया है उसमें क्या करता है? इसमें ली गई गैस के पर निर्भर करता है। कौन सा गैस लिया गया है उसमें उसके नेचर, उसके गुण निर्भर करता है।
तो उसी का और आगे क्लियर करने के लिए क्या लिखा गया है, दीज आर, ये होती है सिंपली चार्ज गैसियस आयन, जो इसमें होती है कैथोड रे बनी होती है। ये क्या हो गया, जो एनोड रे बनी है, जिसकी जो इकाई होती है जिससे मिलकर बनी हुई है, वह क्या है, सिंपली उसमें जो गैस लिया गया है उसका धन आवेशित यानी आयन होती है। बात समझ में आए, कोई दिक्कत? दूसरा वाला इंग्लिश का सेकेंड है, ये है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द particles is found to depend on the gas from which these originate. Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. इसी को बड़े बड़े उसमें दे देता है, रेशियो दे देगा। इस पे देखिए दूसरा जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि ई और मास, ई यानी चार्ज और मास का जो रेशियो है ऑफ पार्टिकल फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस। उसमें वही बात बताई गई कि जो गैस उसमें लिया गया था उसी पर निर्भर करता है। तीसरा लिखा गया है सम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसके जो धन आवेशित जो कण होते हैं कैरी धारण करते हैं मल्टीपल यानी गुणक, मल्टीपल यानी कि गुणक के रूप में ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसे आप पढ़े हैं, किसी पे मान लो क्या है, किसी पे +1 होता है, किसी आप पढ़े हो ना, किसी आयन होता है जिसमें 1 होता है, किसी में +2 होता है, किसी में +3 होता है। तो ये बताया गया कि कुछ क्या होते हैं, कुछ एक यूनिट रखते हैं, कुछ उसके मल्टीपल के रूप में आवेश रखते हैं। तो वो वही बात इसके दूसरे वाले पे करोगे तो वही बात हो जाएगी कि वो उस पर डिपेंड करता है कौन सी गैस ली गई है। किसी की संरचना 1 होती है, किसी की संरचना 2, किसी की 3। तो जैसे उसकी वैलेंसी होगी उतना उस पर आवेश पाया जाएगा, धन उतना ही आवेश होगा। तो ये लिखा गया था कि मल्टीपल जितना यूनिट होता है उसी के बराबर आवेश उस पर होता है। तो डिपेंड ऑन द गैस, कौन सा गैस लिया गया उस पर निर्भर करता है। और एक बात वही, फिर ये है इतिहास टाइप का है, क्या है ये, इतिहास टाइप का है, तो इसको आपको सीधे ये रखना ही पड़ेगा। चौथा लिख लीजिए, फोर्थ है इसी का, फोर्थ है द
BIO behavior of these particles in the magnetic or electrical field is opposite to that observed for इलेक्ट्रॉन और अथवा कैथोड रेज। लिखा गया है बिहेवियर, व्यवहार, क्या आप दिस पार्टिकल इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो ये कैनाल किरणें थी उनका जो व्यवहार है चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में अपोजिट, उल्टा, किसके उल्टा, इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे, इनका जो व्यवहार होता है इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे के ऊपर विपरीत होता है। मतलब आपने पढ़ा था कि क्या था, जो कैथोड रे थी वो क्या थी, बनी थी ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी थी। तो अगर हम दोनों तरफ एक तरफ धन चुंबकीय क्षेत्र रख दे, एक ऋण चुंबकीय क्षेत्र रख दे या धन विद्युत क्षेत्र रख दे, तो क्या होगा, वो धन की तरफ जा रही थी, ठीक है, क्योंकि वो ऋण आवेशित थी। तो ये क्या है, धन आवेशित है, तो उसके उल्टा यदि ऋण क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगी। बात समझ गया। अगर वो नॉर्थ जाएगा तो ये जाएगा साउथ की तरफ जाएगी। तो ये लिखा गया है कि जैसा कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणें जैसा व्यवहार शो करती थी चुंबकीय क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में, तो ये जो कण थी या किरणें थी वो उसके ठीक विपरीत जाती थी। बात समझ गया, ठीक विपरीत जाती थी, क्योंकि वो ऋण आवेशित है और ये क्या होते, धन आवेशित होती हैं, तो दोनों का स्वभाव अलग अलग होगा। ये बस लीजिए, लास्ट है इसका, द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, हल्का, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस वाज ऑब्टेन, प्राप्त किया गया था फ्रॉम हाइड्रोजन and was called प्रोटॉन, जिसका आवेश निकाला गया था प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास है वह 16726 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो निकाला है सबसे छोटा, याद होगा तुमको कि सबसे, अगर तुमको याद है, सबसे हल्का परमाणु कवच का होता है हाइड्रोजन का। सबसे हल्का परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का होता है। एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो आप उसमें क्या होता है, आगे पढ़ोगे कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन निकाले तो बचा कौन सी, केवल प्रोटॉन बचा, केवल क्या बचा, प्रोटॉन। तो वही लिखा गया है, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, सबसे छोटा और सबसे हल्का
पॉजिटिव आयंस ऑफ 10 प्राप्त किया गया था किससे? हाइड्रोजन से, और उसी का नाम रख दिया गया प्रोटॉन। उसी का नाम रखा क्या? प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन पे आवेश किया गया वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 होता है, तो इसका होगा +1.6022 10⁻19 कूलाम है, और इसका जो मास है 1.6726 × 10⁻27 kg। बात समझ में आ गया? तो ये याद करना, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन आएगा, ढेर सारा कैलकुलेशन आएगा, तो आवेश की भी जरूरत पड़ेगी, उसके मास की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये था प्रोटॉन। क्या था यह? प्रोटॉन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हम लोग खोजे, इलेक्ट्रॉन को भी खोज लिए, और किसको खोजे? प्रोटॉन को खोज लिए। इलेक्ट्रॉन को खोज लिए और प्रोटॉन को खोज लिए। अब एक जो है न्यूट्रॉन। कौन सी है? न्यूट्रॉन। तो हेडिंग तो डाल ही लिए थे। अच्छा, वैसे केवल ऐसे हेडिंग डाल लो न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके घमंजा वाला है, किताब में से घमंजा वाला दिया है, तो ऐसे लिखो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। एक साहब थे चैडविक। इन्होंने, ये है 1932 में, इन्होंने क्या किया था? बम्बार्डिंग करा था। बम्बार्डिंग, बौछार। ए थिन शीट, यानी चादर, शीट ऑफ बेरिलियम, बाई अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ए न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ सेल, पार्टिकल ऑफ टेंस प्राप्त हुआ, उसका क्या था? स्लाइटली मास, स्लाइटली ग्रेटर मास, than that of the protons, known as neutron। ठीक है। ये देखो क्या किया गया, होता है किन्होंने किया था? चैडविक ने क्या किया था? बम्बार्डिंग यानी बौछार कराया था। क्या कराया था? बम्बार्डिंग यानी बौछार कराया था। किस पे कराया था? थिन शीट यानी पतले चादर, किसका? बेरिलियम, बेरिलियम के पतले चादर पर। यदि शुरू से बात किया गया तो सन 1932 चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किसके?
बेरिलियम की पतली चादर पर, किसके चादर पर? बेरिलियम की पतली चादर पर अल्फा कणों का बौछार कराया। क्या कराया? अल्फा कणों का बौछार कराया। ठीक है, जब अल्फा कणों का बौछार कराया तो एक प्रकार का ऐसी नए प्रकार के कण या किरण उत्पन्न हुए, एक नए प्रकार के कण उत्पन्न हुए जिनपे कोई आवेश नहीं था। कोई आवेश नहीं था मतलब यदि हम उसको क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में गुजारते हैं तो उसपे न तो आकर्षण होगा न तो प्रतिकर्षण होगा, वो सीधे अपने मार्ग से चली जाएगी, बिना विचलित हुए चली जाएगी, जिससे डिसाइड हो गया कि उसपे कोई आवेश नहीं था। इसके पहले हम किए थे तो एक धन आवेश आया था और एक ऋण आवेश आया था। बात समझ गया? तो ये जब निकाला, ये कण निकला तो इसमें कोई आवेश नहीं था। बात समझ गया? तो कोई आवेश नहीं होने की वजह से इसका नाम रख लिया गया न्यूट्रॉन। क्या रखा गया? न्यूट्रॉन रखा गया। और इसका जो भार है थोड़ा सा अधिक होता है किसे? प्रोटॉन के। बात समझ गया? तो वही चीज को लिखा गया है। ये बेरिलियम है, बेरिलियम है, ये 2He4 है। अल्फा कण को लिखते हैं, अल्फा कण को 2He4 लिखते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते लिखते हैं। बात समझ में आया? ये जो अल्फा कण होता है धन आवेशित कण होता है। क्या होता है? धन आवेशित कण होता है। आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ देखो ये 0N1 ये न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करता है। जो 0N1 है किसको प्रदर्शित करता है? न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करता है। और उसका जो मास लिखा गया है 1.67493 × 10⁻27 kg। किसका द्रव्यमान? ये प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। किसका द्रव्यमान है? ये न्यूट्रॉन का। बात समझ में है? तो इस प्रकार से ढेर सारा प्रयोग पढ़ा, 3 तो पढ़ लिया आज। ठीक है, एक तो पढ़े थे, क्या था वो? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश और उसके द्रव्यमान का रेशियो हमने निकाले थे। उसके बाद क्या निकाले थे? पॉजिटिव कण खोज किया गया था और पॉजिटिव कण खोज करने के बाद न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। 3 तो आज हम लोग पढ़े। कभी इतना याद करो। इसके बाद फिर एक नया प्रैक्टिकल है। एक है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग, यानी कि रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बात समझ में? तो 3 तो आज पढ़ी चुके।